हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम अकाउंटेंसी 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में बताया था। चलिए अब आज की क्लास का टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग क्या है बच्चों? एक सर्विस एक्टिविटी है। देखो अकाउंटिंग में ना, जैसे अभी जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कोई ना, जब वो अपनी सर्विस देता है किसी फर्म को, तो वो कोई गुड का परचेज या सेल नहीं करता, वो अपनी सर्विस देता है। ठीक है, अपनी नॉलेज से क्या करता है? ऑडिटिंग करता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग क्या है? एक सर्विस एक्टिविटी है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर। जो कि किस नेचर की होती है बच्चों? फाइनेंशियल इन नेचर की होती है। अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलेगा। ठीक है भाई, बिजनेस के लिए तो वही है ना क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस। तो आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलेगा, आपको असेट, लायबिलिटी, कैपिटल के बारे में पता चलेगा फर्म की। तो आप क्या कर सकते हैं? आप उनके बारे में जान सकते हैं, और अगर कुछ भी प्रॉफिट और लॉस में कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो आप इकोनॉमिक डिसीजंस भी ले सकते हैं। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड कहता है। ठीक है, चलिए मीनिंग पे ध्यान देते हैं। ये डेफिनेशन थी। ओके, चलिए। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग कलेक्ट फाइनेंशियल डाटा। अकाउंटिंग क्या करता है? फाइनेंशियल डाटा को कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड इट इन द बुक ऑफ अकाउंट, क्लासीफाई करता है एंड समराइज इट टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ताकि देखो क्या होगा, सबसे पहले समझेंगे इसको। एक प्रोसेस है ये भी अकाउंटिंग का। आप सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। ठीक है, यानी ये कलेक्ट करना फाइनेंशियल डाटा को। फिर उनको क्या करते थे? हम रिकॉर्ड करते थे बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, जर्नल के अंदर, कैश बुक के अंदर, परचेज बुक के अंदर। फिर उससे हम क्या करते थे? क्लासीफाई करते थे, लेजर में डालते थे, पोस्ट करते थे एंड समराइज करते थे। फिर उससे एक समराइजेशन निकालते थे। कैसे निकलती थी समराइजेशन? लास्ट क्लास में भी बताया था आपको। ट्रायल बैलेंस से, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट से और बैलेंस शीट से। ठीक है, इट टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब जो वहाँ से हमें मिला, क्या क्या मिलेगा हमें समराइजेशन से? आपको तो पता है ना, आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलेगा। ठीक है, आपको असेट, लायबिलिटी, कैपिटल के बारे में पता चलेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, यही है हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज कम्युनिकेटेड टू इट्स यूजर्स। अब ये हम हमारे इंटरनल यूजर्स को और एक्सटर्नल यूजर्स को कम्युनिकेट कर देंगे। अकाउंटिंग बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन। अकाउंटिंग बिगिन होती है किससे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से, ऑफ फाइनेंशियल नेचर की, जो फाइनेंशियल नेचर की होती है, और ख़त्म होती है एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ख़त्म जब होगी, जब आप ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट जैसे बोलते हैं, और बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के टाइप्स क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स क्या होती है, क्या मतलब होता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मिली होगी, जो भी अभी आपको एक बैलेंस शीट से वैल्यू वगैरह मिली होगी, असेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। अब ये कैसे मिलती है? बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग भी मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट इज कॉल्ड bookkeeping, यूज ऑफ विच हेल्प द यूजर्स टू अराइव एट डिसीजंस। ताकि हम डिसीजन ले सकें, भाई प्रॉफिट कम हुआ है या फिर लॉस हुआ है, तो किस तरीके से हम डिसीजन ले करके इसे ठीक कर सकते हैं। ओके, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो
सो जनरेटेड आर द इनकम स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरेट हुई है वो कैसे पता चलेगी हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से। द इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय दीज स्टेटमेंट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग। जो इन्फॉर्मेशन इन स्टेटमेंट से यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से जो हमें मिलेगी उनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी? देखो मैं आपको बार बार बोल रहा था ना कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैंने आपको भी बताया था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस। आपको प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, सरप्लस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। आपको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। भाई आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, आपकी एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, बैलेंस शीट कैपिटल क्या है, ये सब। और इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो, आपको कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब ये जो कैश फ्लो होता है अभी देखो डिटेल में पढ़ेंगे, वहीं पे आपको डिस्कस कर लेंगे। चलिए लेट अस नाउ डिस्कस दिस इन डिटेल। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, जो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग है प्रॉफिट और सरप्लस उसका मतलब क्या बताया गया देखेंगे। द इनकम स्टेटमेंट मेक अवेलेबल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन और अदरवाइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। जो इनकम स्टेटमेंट है वो हमें क्या बताता है कि आपको, इनकम स्टेटमेंट क्या था बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कि आपको क्या, आपके फर्म ने, आपकी बिजनेस ऑपरेशन से, आपकी बिजनेस ने क्या प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस हुआ है। ओके, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशन। जो इन्फॉर्मेशन हमें रिलेटिंग है किसके, फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है ये देखते हैं। द पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज द बैलेंस शीट मेक्स अवेलेबल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। जो आपकी बैलेंस शीट होती है वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मीन आपकी असेट क्या है, आपकी लायबिलिटीज़ क्या है, आपको कितना पैसा देना है, आपके क्रेडिटर्स क्या है, आपको कितना पैसा लेना है, आपके डेटर्स क्या हैं, आपके बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपके पास कैश इन हैंड कितना है। जो ये सब मैंने आपको बताया ना, ये सब पर्टिकुलर्स होते हैं किसके, बैलेंस शीट के। तो बैलेंस शीट से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। थर्ड क्या होता है बच्चों, इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो। हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस चीज़ की बच्चों, कैश फ्लो की। अब कैश फ्लो का मतलब है पैसों का क्या होना, प्रवाह होना। अब प्रवाह कैसे हो सकते हैं, फ्लो कैसे हो सकते हैं, इनफ्लो भी हो सकता है। फ्लो कैसे हो सकता है बच्चों, इनफ्लो भी हो सकता है, मतलब पैसे आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, इनफ्लो भी और आउटफ्लो भी, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शो फ्लो बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो में क्या होता है, पैसे हमारे फर्म में आते हैं। जैसे कि आपने क्या करा, आपने इनफ्लो को, चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने क्या करा बच्चों, कैश सेल की, आपने क्या करी, कैश सेल की, तो ये क्या है, पैसों का इनफ्लो हो गया। और आउटफ्लो क्या होगा, आपने बच्चों क्या करा, आपने कैश परचेज कर ली, आपने कोई गुड, आपने यहाँ पे सेल्स की थी, आपकी जो बिजनेस है ना, आपने कोई गुड्स सेल कर दी थी, तो ये क्या था, ये था इनफ्लो, पैसे आ गए ना आपके पास। आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया, पैसे चले गए। आपने कोई स्टॉक खरीद लिया तो कैश परचेज, ये इसका एग्जाम्पल था, तो पैसा आपका चला गया। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता चलती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। ये तो आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ना, कैश बुक बनाएंगे, मैंने उसमें बताया था आपको कि जर्नल जब बनाते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन करते हैं, तो कैश बुक भी बनाते हैं। तो कैश बुक में हम बता देते हैं कि कितना पैसा आया, कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब जो हमारी ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव characteristics of accounting information मीन्स जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ना
क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए। पहला पॉइंट है हमारा बच्चों रिलायबिलिटी। पहला पॉइंट है क्या, रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो भाई वो एक अच्छी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहलाएगी जो हमने इतनी मेहनत करके निकाली है। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इट इज़ वेरीफिएबल। जो रिलायबिलिटी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन की, वो उसका मतलब क्या है, वो वेरीफाइड होनी चाहिए, मतलब वो देखी होनी चाहिए, एकदम वेरीफिएबल होनी चाहिए। उसकी कोई, जैसे कि आपने लिखा भाई कैश सेल हुआ है, तो उसका कोई रिसिप्ट होनी चाहिए ना, कोई मतलब उसका कोई बिल होना चाहिए, ठीक है, वेरीफिएबल होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम बाइस, मतलब पक्षपात से दूर होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जब आप कोई झूठ ना लिखें, मैंने आपको लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में बताया भी था कि अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग में हम विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारी सेल हुई थी 1 करोड़ की, हम दिखा कितने रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख की, कर सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। तो उसमें आपके मतलब तो पक्षपात भी मत कीजिए और मटेरियल एरर भी ना हो उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों रेलिवेंस। रेलिवेंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, यानी कि मिलती जुलती हुई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अकाउंटिंग इज रेलिवेंट इफ इट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग। देखो अभी अभी शायद आपको कुछ बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, अब एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। रेलिवेंट मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन जिस यूज़र को चाहिए उसकी नीड के हिसाब से उसे मिलनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमारा जो मैनेजमेंट है, यानी कि जो मैनेजर है, यानी मैनेजमेंट बोल देते हैं यहाँ पर, जो मैनेजमेंट है ना हमारा, वो डिसीज़न लेता है। क्या डिसीज़न लेता है कि भाई एक्सपेंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से ठीक किया जाए। तो उसको जो इन्फॉर्मेशन है, मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, अब आप खुद सोचो, ये सब डिसीजन लेने के लिए कि भाई एक्सपेंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रॉफिट और लॉस क्या है, तो ये करने के लिए तो भाई उसके पास क्या मिलनी चाहिए, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन उसे देनी चाहिए हमको, ठीक है। हमें बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब इन्फॉर्मेशन उसे देनी चाहिए। तो ये उसके लिए क्या है, रेलिवेंस है, क्या है, रेलिवेंट है उसके लिए, वो उस यूज़र के लिए, उस मैनेजमेंट के लिए। लेकिन अगर इसी मैनेजर को हम क्या बता दें कि भाई हमारे ना 2 वर्कर क्या है छुट्टी पे गए हुए हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट थोड़ी ना है इसके लिए, क्योंकि उसे डिसीजन लेने प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड, एक्टिविटीज से रिलेटेड, ये इन्फॉर्मेशन मैनेजर के लिए, मैनेजमेंट के लिए, डायरेक्टर के लिए ज़रूरत नहीं है। तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट बच्चों, अंडरस्टैंडेबिलिटी। Understandability means that the information provided through the financial statement must be presented in a manner that the user are able to understand it. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब भाई इतनी मेहनत कर रहे हो आप, लेकिन अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है, कैसे लिख रहे हो भाई, कोई तरीका ही नहीं है आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का लिखने का, आपने बस कोई तरीका ही नहीं है, कोई रूल्स फॉलो नहीं करे आपने। तो यहाँ पर जो आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आपने मिली है उसे अगर आपने प्रेजेंटेटिव नहीं करा, अच्छा तरीके से लिखा नहीं, रूल्स फॉलो नहीं करे, तो वो अंडरस्टैंडेबल तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो हमेशा कैसे बनानी चाहिए, एक रूल्स को फॉलो करते हुए बनानी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, सभी के, और एक पैटर्न में, एक फॉर्मेट जो होता है उसी फॉर्मेट में बनाना चाहिए ताकि सभी यूजर्स को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपेरेबिलिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था अभी क्या, अंडरस्टैंडेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, कंपेरेबिलिटी।
Comparability means that the user should be able to compare the accounting information of an enterprise of the period either with that of other period, known as intra-firm comparison. देखो, कंपेरेबिलिटी का मतलब है जैसे कि आप जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, जो बना रहे हो, आपको मिल रही है, तो उससे आपको देखो क्या होना चाहिए, आप कंपेयर भी तो कर सकते हो ना। क्या कर सकते हो, जैसे कि आपकी एक फर्म है, आपकी एक फर्म है ए कंपनी है आपकी, ए बिजनेस, ठीक है आपका। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2019 का, सॉरी 2019 ले लेते हैं यहाँ पर, उसकी सेल्स या फिर चलो मान लेते हैं प्रॉफिट, 2019 के प्रॉफिट को 2020 के प्रॉफिट से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपने 2019 के अंदर भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाई होगी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, और 2020 में भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो बच्चों, कंपेयर कर सकते हो अपनी ही फर्म का 2019 और 2020 का क्या कर सकते हो, प्रॉफिट का कंपैरिजन कर सकते हो। मैं सिर्फ प्रॉफिट एग्जांपल ले रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ का कंपैरिजन कर सकते हो। तो इस कंपैरिजन को जो अभी हमने यहाँ पर करा ना, ये जो हमने अभी कंपेयर किया, इस कंपेयर को बोलते हैं बच्चों इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, ठीक है, इसे बोलते हैं इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब अपने ही घर में जो भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं अपनी ही फर्म में, हमारा फर्म यहाँ पे एग्जाम्पल है घर में, जो घर में ही हम कंपैरिजन कर लेते हैं उसे बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। देखो बहुत ज़रूरी है ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। बच्चे को यही नहीं पता होता कि इंटर फर्म कंपैरिजन क्या है, इंटर फर्म कंपैरिजन क्या है, और आगे बहुत यूज़ होता है, आपकी बिजनेस स्टडीज़ में भी यूज़ होगा, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होते हैं ये वर्ड्स, तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है, ठीक है, कि अपने ही घर में अपनी ही फर्म में आप अपने 2 ईयर्स का किसी भी प्रॉफिट को कंपेयर कर लेना, दैट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ओके, अब जो इंटर फर्म कंपैरिजन होता है, इंटर फर्म कंपैरिजन देखते हैं। इंटर फर्म कंपैरिजन बच्चों वो होता है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है, और विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द अदर एंटरप्राइज नोन एज इंटर फर्म कंपैरिजन। अब जो हमारा इंटर फर्म कंपैरिजन है, इंटर फर्म कंपैरिजन, इसमें क्या होता है, इंटर फर्म कंपैरिजन के अंदर आपकी एक फर्म है एक ए कंपनी है और एक क्या है, बी कंपनी है, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो 2021 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, आप बी कंपनी के 2021 के प्रॉफिट से क्या कर सकते हो बच्चों, कंपेयर कर सकते हो। अब जरूरी नहीं 2021 ही हो, कोई भी साल का हो सकता है। मतलब एक फर्म दूसरे फर्म से क्या करती है, किसी भी रिस्पेक्ट में, प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो इस कंपैरिजन को बोलते हैं बच्चों इंटर फर्म कंपैरिजन, मतलब घर के बाहर, ठीक है, घर के बाहर हम जो कर रहे हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, ए एंड बी कंपनी में कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो 2021 का प्रॉफिट आप ए कंपनी का और बी कंपनी का कर रहे हो, दैट इज इंटर फर्म कंपैरिजन। ओके, सो ये जो थे ना, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे किनके बच्चों, एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के होने चाहिए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 वो है हमारा बच्चों यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कितनी बार आया है ना, यूजर्स आता था, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स, वही जो हम भी जो भी रिजल्ट मिलेगा यूजर्स को देंगे। मैं आपको बोलता था इंटरनल यूजर्स होंगे, एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। अब ये यूजर्स है कौन से, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए बच्चों, इसको ना 2 हिस्सों में बांट दो। पहले तो दो तरह के टाइप के यूजर्स होते हैं, कैटेगरी होती है। कैसी, एक होती है बच्चों इंटरनल यूजर्स और एक होती है हमारी एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। अब एक एक करके हम इनको
देखेंगे। पहले तो इंटरनल यूजर्स समझ में आ रहा है आपको नाम से। इंटरनल यूजर्स का मतलब क्या हो गया, जो तुम्हारे फर्म के हैं, जो तुम्हारे बिजनेस के अंदर के यूजर्स होते हैं, ठीक है, जो विद इन दी होम होते हैं, बिजनेस के अंदर होते हैं, वो हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। ओके, और जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस से क्या है, बाहर के लोग हो गए, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। चलिए देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहला आता है बच्चों हमारा ओनर्स। ओनर्स जो होते हैं ना हमारे, यानी मालिक। ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड दस आर एक्सपोज टू मैक्सिमम रिस्क। अब भाई जो ओनर होता है वो अपनी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाता है, तो भाई जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाया होता है उसका ज़्यादातर मैक्सिमम रिस्क रहता है। भाई प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, भाई रिस्क भी तो है, क्या पता लॉस हो जाए, पैसे खराब हो जाएंगे फिर तो। नेचुरली दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय बिजनेस बिसाइड्स द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल। अब भाई तुमने अपना कहीं पर बिजनेस में पैसा लगाया है, तो तुम तो एकदम टेंशन में तो रहोगे ना, भाई तुम्हें पता होना चाहिए ना भाई प्रॉफिट आपका कितना, मतलब एक फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है या फिर लॉस कमा रही है, क्योंकि आपका रिस्क है, आपने पैसे लगा रखे हैं वहाँ पर, क्योंकि आपको अपनी कैपिटल की क्या करनी है, सेफ्टी करनी है, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑनर्स को ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ऑनर्स को भी इंटरनल यूजर्स में पहला है ऑनर्स, उन्हें पता होना चाहिए कि भाई कितना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट में प्रॉफिट है, लॉस है, बैलेंस शीट है, ये सब पता होनी चाहिए इन ऑनर्स को, ठीक है, क्योंकि उसने हमारी कैपिटल लगाई होती है बिजनेस के अंदर। चलिए आगे देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ कंपनी के जो होते हैं, ठीक है ना, मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जो मैनेज करते हैं बिजनेस को, चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट, उनको भी पता होना चाहिए ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या क्या वैल्यू आई है, ताकि वो लोग क्या कर सके, ताकि वो डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, इसलिए उनको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ऑनर भी अंदर के होते हैं हमारे फर्म के, और मैनेजमेंट भी हमारे अंदर के होते हैं। चलिए देखते हैं, अब आपको डिटेल में समझा देते हैं। द मैनेजमेंट मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू अराइव एट इन्फॉर्म डिसीजन सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है किसी प्रोडक्ट का, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट इनटू द न्यू प्रोजेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की सभी जानकारी होनी चाहिए। थर्ड है बच्चों हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय एंड वर्कर। एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। अब जो एम्प्लॉय और वर्कर्स है उनको क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, मतलब वो यूजर्स क्यों होते हैं, उन्हें क्यों पता होना चाहिए, देख लेते हैं। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू बोनस एट द ईयर एंड। उनको ईयर के एंड में ना एम्प्लॉय और वर्कर्स को साल के अंत में क्या मिलता है, बोनस मिलता है, विच इज़ लिंक टू द प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट से लिंक होता है। अगर बच्चों प्रॉफिट होगा फर्म को तभी तो बोनस देगी, अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो फिर किस बात का बोनस। linked to the profit earned by an enterprise, therefore the employee and worker are interested in the financial statement। इसलिए उनको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि भाई क्या हमारा, मतलब हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, क्योंकि उनको बोनस मिलना होता है। कल को तो फर्म ये बोल सकती है कि आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी फर्म लॉस में चल रही है, लेकिन फर्म चल किस में रही होगी, प्रॉफिट में चल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये हमारे तीनों थे इंटरनल यूजर्स। अब हम देखेंगे बच्चों एक्सटर्नल यूजर्स, जो बाहर के होते हैं, जो बिजनेस से यूजर्स जो होते हैं वो बाहर के होते हैं। उसको एक्सटर्नल यूजर्स में पहला आता है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं इसमें। चलिए, naturally they watch the performance of the business to know whether it is making progress as projected to ensure the safety and recovery of the loan advanced and payment of interest। क्यों पता होना चाहिए, देखो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि आपने उनसे क्या ले रखा होगा, लोन ले रखा होगा,
तो उनको पता होना चाहिए ना भाई आपकी फर्म की प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है। तो जो प्रॉफिट अर्न हो रही है कि मेरा इंटरेस्ट भी हो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है, तो उनको टेंशन रहती है ना भाई हमने लोन उनको दे रखा है, तो उनको पता होना चाहिए कि इतना प्रॉफिट है, इतना हमारा क्या है, इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो उन्हें ये पता होना चाहिए एक्सटर्नल यूजर्स को। अगर आपने लोन ले रखा है तो ठीक है, और अगर नहीं ले रखा है तो लोन लेने के लिए भी बैंक्स वालों को आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कि अगर आपका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की, उसे देख करके ही बैंक आपको लोन देता है। अच्छा, यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये मैंने आपको ना अकाउंटेंसी की पहली क्लास में बता दिया था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर फिर बता देता हूँ कि बैंक जो है ना, इन दोनों में जो मेन एक डिफरेंस होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ना आपके एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट का डिफरेंस होता है इनमें। बैंक आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, आपके सेविंग अकाउंट में डाल देता है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसा कोई भी फीचर नहीं करता, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं करता, कोई भी ऐसा काम नहीं करता कि वो आपके डिपॉजिट, आपकी सेविंग्स को क्या करे, डिपॉजिट बना के डाल देगा। ऐसा काम नहीं करते, ये बस लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं और अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो इसलिए बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग अलग आता है, कभी एक जगह मत लिखना, दोनों की अलग अलग मान्यता है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है बच्चों इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पर देखो अलग अलग बोल रखा है इन्वेस्टर्स को भी, ठीक है, यहाँ पर समझते हैं जो इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अब इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, देखो पहले पढ़ लेते जल्दी से फिर बताते हैं आपको। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रिस्क, इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, ठीक है, एंड ऑल्सो द इन्वेस्टर डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस अफेयर, और इन्वेस्टर को बिजनेस के ऊपर वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता। देयरफॉर दे रिलाई ऑन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो वो रिलाई करता है, जो वो निर्भर करता है, किसके ऊपर करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर निर्भर करता है, अवेलेबल टू देम एंड सीक आंसर्स टू क्वेश्चन सच एज व्हाट इज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड हाउ सेफ इज देयर इन्वेस्टमेंट, और कितना उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, सेफ है। देखो यहाँ पर अब जो इन्वेस्टर्स है उसने आपके बिजनेस में क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, पैसे क्या कर रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो उसे पता होना चाहिए ना, क्योंकि देखो इन्वेस्टर ना सिर्फ वो कंट्रोल नहीं कर सकता आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, बिजनेस तो आप ही करेंगे, बस उसको आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी जो फर्म है कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, हमारा जहाँ मैंने पैसे लगा रखे हैं वो ठीक तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है। अच्छा, ये तो होगा हमारे, क्योंकि इन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर रखे होते हैं तो इसलिए इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स तो देखो यहाँ पर इन्वेस्टर्स में आप ये बोल सकते हो कि जो अपकमिंग इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स वो हो सकते हैं जो आने वाले इन्वेस्टर्स हैं, जो तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर उनके लिए ये बोला गया है इन्वेस्टर्स। इसलिए उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस कितना, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसा, तभी वो आपके बिजनेस में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टर्स। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है बच्चों एक्टिव इन्वेस्टर्स, जो अभी करंटली में आपके इन्वेस्टर्स हैं ना, उन्हें बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो उनको भी बिजनेस के अंदर देखना होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कितना हमारा प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, क्योंकि उसने बिजनेस के अंदर क्या करा होता है, इन्वेस्ट किया होता है पैसों को। चलिए थर्ड देखते हैं इसी के अंदर। थर्ड है हमारा बच्चों क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, जिनको हमें पैसे देने होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। जैसे कि आप ए हैं, एक बी है, आप कौन है, ए, ठीक है, तो आपने बी से ना क्या करा, क्रेडिट में परचेज करा, क्या करा, क्रेडिट में परचेज किया, तो बी तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चों, क्रेडिटर बन जाएगा। बी तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। क्रेडिट परचेज मतलब उधार पे आपने परचेज किया था, तो आप बी को क्या करोगे, पैसे दोगे बाद में, तो ये क्या बन गया, तुम्हारा क्रेडिटर बन गया। तो क्रेडिटर को भी तो ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ना कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी है, कि आपके फर्म की सेल्स कितनी हो रही है,
कल को आप ये बोल सकते हो कि बी को भाई मेरे पास तो सेल ही नहीं हो रही है, मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा है, तो वो क्या करेगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, दिखाओ मुझे अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के बोल सकता है कि हाँ भाई कि आपको तो सेल हो रही है लेकिन आप हमारे पैसे पे ऑफ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए एक क्रेडिटर को भी क्या ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि आपने उससे उधार पे ट्रांजेक्शन कर रखी होती है। क्रेडिटर्स आर दोज पार्टीज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है, बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट या तो कर रखी होगी क्रेडिट परचेस, ठीक है, या तो क्रेडिट परचेस कर रखी होगी या फिर क्या होंगे, करने वाले होंगे, ठीक है। बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, क्रेडिटर सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बिजनेस। आपको क्या करना है, क्रेडिट में किसी से खरीदना है, तो ये बिजनेस से पता होना चाहिए ना कि बी पर्सन को कि तुम उसका जो कर्ज है, मतलब जो कर्जा है, जो क्रेडिटर है, वो चुका भी पाओगे कि नहीं चुका पाओगे, ठीक है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प देम इमेंसली इन मेकिंग सच एज असेसमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बता देगी, क्रेडिटर को बता देगी कि हाँ भाई इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, लेकिन ये अभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कर रहा है, तो ये बाद में मुझे पैसे दे देगा। तो थर्ड पॉइंट में हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। बच्चों फोर्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट एंड इट अथॉरिटीज। गवर्नमेंट एंड इट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। गवर्नमेंट लिवाइज वेरियस टैक्सेस। भाई गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, सच एज कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगाती है, जीएसटी एंड इनकम टैक्स। These government authorities assess correct tax dues after an analysis of the financial statement. यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि आपकी एक ABC कंपनी है, बिजनेस है आपका, ठीक है, आपकी एक ABC फर्म है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको टैक्स पे करना है, और आपने क्या बताया कि भाई मेरी तो भाई सेल हो रही है 2 करोड़ की, 2 करोड़ की हमारी सेल हो रही है, तो मैं 2 करोड़ पे जो मेरा, चलो मान लेते हैं कि टैक्स कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 20 लाख, ठीक है। तो ये जो 2 करोड़ है ना, ये आपने गवर्नमेंट को दिखाने के लिए बता रखे कि आपने सिर्फ उसे ओरली बता दिया, मेरे 2 करोड़ है तो मैंने 20 लाख पे कर दिया। तो गवर्नमेंट कैसे आपकी बातों पे विश्वास कर ले, गवर्नमेंट को भी तो पता होना चाहिए ना आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। फिर वो गवर्नमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो देखेंगे आपकी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, आपकी बैलेंस शीट होगी, उसे देख करके वो कह देगा हाँ भाई ठीक बता रहे हैं, 2 करोड़ इनकी टैक्स बैठ रहा है, मतलब इनकम है इनकी, तो इसे 20 लाख का इनका क्या हो रहा है, टैक्स बन रहा है। तो गवर्नमेंट और उनकी अथॉरिटीज़ को ही पता होना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट अलग लिखा हुआ है, अथॉरिटीज़ अलग लिखा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हो गई हमारी जो मेन गवर्नमेंट होगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई हमारी, और उनकी जो अथॉरिटीज़ होती है जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब क्या हो गए, अथॉरिटीज़ हो गई। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों। फिफ्थ पॉइंट है रिसर्चर्स। रिसर्चर्स को क्यों पता होना चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, ये इसलिए पता होना चाहिए, रिसर्चर्स यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस इन देयर रिसर्च वर्क। उनको रिसर्च वर्क के लिए पता होना चाहिए। तो कुछ जिनका काम होता है ना, मतलब सिर्फ रिसर्च करने का, तो रिसर्चर्स को भी पता होना चाहिए। कंज्यूमर्स को क्यों पता होना चाहिए, ये भी देखते हैं भाई। कंज्यूमर रिक्वायर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है फॉर एस्टेब्लाइजिंग गुड अकाउंटिंग कंट्रोल, ताकि वो अकाउंटिंग कंट्रोल कर सके, सो दैट कॉस्ट